साथियों, जय हिंद, नमस्कार। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, एक घटना महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में घटी थी 1 जनवरी 2018 को। उस वक्त कुछ राइट विंग तत्वों ने, जो हिंदुत्ववादी तत्व है, उन्होंने वहाँ पर दंगा फैलाया था और ऐसे प्रोग्राम में दंगा फैलाया था जो 1 जनवरी के दिन भीमा कोरेगांव में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, जब पेशवा सैन्य को 28,000 सैनिकों को 500 महार सैनिकों ने हरा दिया था। और यही वजह रही थी कि पेशवा साम्राज्य उस वक्त खत्म हो गया था उसके बाद में। तो ये 500 जो सैनिक थे महार जाति के, इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और ये पेशवा साम्राज्य का बदला लेने के लिए लड़ी थी, क्योंकि पेशवा बड़े जातीयवादी थे, बड़े वर्ण वर्चस्ववादी थे, ब्राह्मणवादी थे। तो इस हार के बाद पूना के एरिया में लोगों ने काफ़ी खुशियां मनाई थी। ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। तो ये उसी के खुशी में ये 1 जनवरी का फंक्शन मनाया जाता है बहुजन लोगों के द्वारा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस जगह का महत्व अपने साहित्य में विशद किया था। तो इस दिन के पहले, यानी 31 दिसंबर को पूना में एक एल्गार परिषद नाम की बहुजनवादी, समतावादी, संविधानवादी लोगों की, कार्यकर्ताओं की एक परिषद अरेंज की जाती है। 2017 में भी ये की गई थी। इसमें रिटायर्ड जज बीजी कोलसे पाटिल और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट जो आदिवासी आंदोलन, दलित हक की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, ये शामिल हुए थे। और दूसरे ही दिन ये दंगे हो गए थे। तो इनमें आरएसएस से जुड़े हुए एक बोटे और भिड़े नाम के जो कार्यकर्ता है, लीडर से, उनका नाम सामने आ गया था। लेकिन उस वक्त बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी और केंद्र में भी थी, तो ये सब कुछ दब गया। लेकिन इस मैटर को कुछ अलग ही रंग देने के लिए भीमा कोरेगांव से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता और उनसे संबंधित कुछ एक्टिविस्ट देश भर से एक षड्यंत्र के जरिए एक मैटर में इन्वॉल्व किए गए और उसी का पार्ट थे डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े। तो ये 16 लोगों को जेल हो गई थी। उसमें से फादर स्टैन स्वामी अब नहीं रहे। उनकी जेल में रहते हुए ही हालत बिगड़ गई और उसी की वजह से, उसी के चलते वो हॉस्पिटल में मर गए। लेकिन अब मैटर सामने आया है, ये अमेरिका से सामने आया है, फॉरेंसिक एनालिसिस की उनको फंसाया गया था। उनके कंप्यूटर, मोबाइल में कुछ ऐसे मालवेयर, वायरसेस घुसाए गए थे और उनके द्वारा फाइल्स डाली गई थी, जिनके आधार पर पुलिस ने उनको जेल भेज दिया गया था, भेजा था यूएपीए के अंतर्गत। ऐसी इसी तरह की बात और दो एक्टिविस्ट जो अभी जेल में हैं, उनके संदर्भ में भी पिछले साल सामने आई थी 2021 में। और अब डॉक्टर अनंत तेलतुंबड़े को हाई कोर्ट बॉम्बे, इन्होंने 18 नवंबर के दिन बेल दे दी। ये जो बेंच था जस्टिस एएस गडकरी और मिलिंद जाधव का, इन्होंने ये बेल दी, डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत। और उन्होंने कहा कि ये यूएपीए जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसके अंतर्गत जो उनके ऊपर चार्ज था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बैन की गई है इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, सीपीआई माओइस्ट, इनके इनसे जुड़े हुए हैं और ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। काफ़ी तरह के उन पर आरोप थे, मैं उनकी लिस्ट आपको बताऊंगा। तो इससे उनको बेल दे दी थी हाई कोर्ट ने। तो इसके अगेंस्ट एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 नवंबर के दिन उनको बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ है और जस्टिस हिमा कोहली है, इन्होंने ये बेल दी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हाई कोर्ट की बेल्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और एनआईए की जो स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की थी चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर को, एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मैटर के केस की, उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया। और एल्गार परिषद में जो प्रोवोकेट काफ़ी जहरीले स्पीच दिए थे, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स किए थे, इस तरीके के आरोपों को भी कोई आधार नहीं है।
और उनका टेररिस्ट से जुड़े होने का भी कोई आधार नहीं है। इस तरीके के चीज़ें जो है ये उन्होंने खारिज कर दी है। अब आते हैं डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े पर। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो पोती है उनके हस्बैंड हैं। तो ये खुद दलित स्कॉलर है, एक्टिविस्ट है, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल राइटर है, ये डॉक्टरेट इन्होंने की है, ये बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, दलितों की, आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के साइड में ये बोलते रहते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में इन्होंने पढ़ाया है और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अब वो पढ़ा रहे थे जब उनको ये जेल हो गई थी। और पास्ट में इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड और एग्जीक्यूटिव ऑफ भारत पेट्रोलियम इस पद पर भी काम किया है। तो इनको अब जेल हो गई थी और उनको जो सेक्शंस लगाए गए थे, जैसे मैंने कहा, तो ये सेक्शंस जो है साथियों, ये बड़े इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जो किसी हार्डकोर क्रिमिनल को लगाए जाते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी स्टेट के खिलाफ की है और इस तरीके का अपराध किया है जिससे इनको मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, इसलिए उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो इन्होंने स्टेट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर रचने की, युद्ध छेड़ने की कोशिश की है और इस तरीके के सेडिशन, देशद्रोह किया है, राष्ट्रद्रोह किया है और उसको, इस वार को अंजाम देने के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा किए, लोगों को इकट्ठा किए, टेररिस्ट एक्टिविटी की है, उसके लिए फंड रेजिंग किया है और अब जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की है और टेररिस्ट एक्ट के लिए लोगों को रिक्रूट करने का इन्होंने काम किया और इस ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर है, ऐसे टेररिस्ट गैंग की एक्टिविटीज से वो संबंधित है, उनका इनसे सीधा संबंध है, इसलिए उनको यूएपीए के अंतर्गत बेल नहीं मिलनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, ऐसे एनआईए ने कहा था। तो इस पर काफी बहस चली। उसका उनका बेल एप्लीकेशन सितंबर 2021 में स्पेशल कोर्ट जो है एनआईए का, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मेडिकल ग्राउंड्स पर, क्योंकि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े, इनको काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस है, क्रोनिक आस्थमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और काफ़ी सारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स है और एज से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर उन्होंने दिसंबर में इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन किया था कि उनकी माँ जो है 90 साल की, उनके साथ में कोई नहीं है, तो उनके साथ रहने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उनको बेल दी जाए, तो वो भी रिजेक्ट हो गई थी। फिर इस साल 2 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको माँ से मिलने के लिए कुछ दिन की बेल दी थी। फिर 31 मार्च को उन्होंने, डॉक्टर तेलतुंबड़े की साइड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जी की थी और ये अपील किया था कि ये यूएपीए के अंडर जो चार्जेस लगाए गए ये बिल्कुल गलत है, उनके चार्जेस यूएपीए के अंडर आते ही नहीं है, ये एनआईए कुछ गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर रही है और एक्चुअल केस तो अलग ही है। तो ये फाइल किया था मार्च 31 को। अप्रैल में इन्होंने एनआईए के स्पेशल कोर्ट में अप्रोच किया था डॉक्टर तेलतुंबड़े के साइड ने और उनको जो चार्जेस लगाए गए हैं टेररिस्ट से जुड़े होने के या टेररिस्ट एक्ट के, ये सारे किस तरीके से गलत है ये प्रेजेंट उन्होंने किया था, उनके साइड के जो एडवोकेट्स है उन्होंने। तो यहाँ पर हमें एक देखना चाहिए साथियों कि ये सेक्शन 43D(5) क्या होता है। तो इसके अंतर्गत ये यूएपीए का सेक्शन है कि यहाँ इसके अंतर्गत जिसको भी अरेस्ट किया है, जेल में भेजा है, अक्यूज्ड पर्सन है, उसको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस सेक्शन के अंडर। कि यहाँ पर चार्जशीट जो फाइल की है एनआईए ने पुलिस की साइड से, ये चार्जशीट में जो पॉइंट्स है उनके अगेंस्ट आपको प्रूव करना होता है कि ये चार्जेस सही नहीं है, कोई भी अलग सा एविडेंस नहीं चलता है वहां पर, उनके जो पॉइंट्स है उसको डिस्प्रूव करना होता है, तो आपको नॉट गिल्टी प्रूव करना होता है। तो ये बिल्कुल जो न्यायालय की जो अलग प्रक्रिया है, क्रिमिनोलॉजी की या जो भी लॉ की प्रक्रिया है, कि यहाँ पर यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, तो सबको बेल मिलना चाहिए, ऐसा एक रूल होता है
लेकिन यहाँ पर ये उल्टा होता है कि उन्होंने जो चार्जेस फाइल किए हैं चार्जशीट पर, उनके अगेंस्ट आपको प्रूव होना करना पड़ता है कि आप निर्दोष है। तो यहाँ पे बेल मिलना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट अगर किसी को भी पकड़े और चाहे कि इसको ये चार्जेस लगा दो, और उसको अगर कोई हेल्प नहीं मिले, और या गवर्नमेंट की साइड में एनआईए ने कुछ षड्यंत्र करके कुछ चीजें रच दी है, आपके वायरस कंप्यूटर में वायरस घुसा दिया है, मोबाइल में वायरस घुसा दिया है, या दो चार लोगों को खड़ा कर दिया और वो बोले कि हाँ हमने इसको देखा था टेररिस्ट के साथ, हाँ इसके घर पे टेररिस्ट आए थे, या हमें मालूम है ये टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो आपको उसको डिस्प्रूव करना होता है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो एग्जामिन किया था, उसके बारे में बोलते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट एनआईए ने सबमिट किए, जिनके द्वारा उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, और वो फंड रेजिंग कर रहे हैं और टेररिस्ट एक्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो टेररिस्ट है। और दूसरा जो एविडेंस था, उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा किया था, उसमें से 3 जो विटनेस थे वो इम्पोर्टेंट है, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो एनआईए ने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए कोर्ट के सामने, और उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में जो कम्युनिकेशन है, इसमें आनंद नाम आया है, और वो कॉमरेड आनंद करके उसका मेंशन है। तो एनआईए कहती है कि ये कॉमरेड आनंद मतलब डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े है। तो पहली बात तो यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स सही भी है, या जिस तरीके से इन लोगों के कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में स्पाईवेयर घुसा दिया गया, उस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, कोई नहीं जानता है, हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो है, जो कोर्ट ने कहा कि उनके डॉक्यूमेंट्स में जो आनंद नाम है, वो डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े है, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई उसका प्रूफ ही नहीं है। ये तो हवा में गोली मारने जैसा हो गया। दूसरी बात जो है कि ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े के पास से नहीं आए हैं, ये एनआईए ने कई कई से लाए हैं, कहाँ से लाए हमें पता नहीं है। और इन डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें हैं, इससे ये साबित नहीं होता है कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े ये माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। और अगर कनेक्टेड भी है डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े, तो ये साबित नहीं होता है कि उन्होंने टेररिज्म के एक्ट को सपोर्ट किया या उन्होंने टेररिज्म किया है, ये इस्टेब्लिश ही नहीं होता है। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी। तो इसका सादा एग्जाम्पल साथी है, जो ये कोर्ट का मैटर नहीं है, लेकिन मैं आपको आउट ऑफ दिस मैटर बता रहा हूँ कि आरएसएस बैन हो गई थी। तो आरएसएस को बैन कर दिया था हमारे गृह मंत्री ने, जब एक टेररिस्ट ने गांधी को मार दिया था। तो इसका मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स है रहे उसके बाद भी, वो क्या टेररिस्ट हो गए, या वो क्या गांधी को मारने से कनेक्ट हो गए तो वो सारे टेररिस्ट थोड़ी हो गए? वो उनका तो कोई रिलेशन नहीं था टेररिज्म से। आज भी इतने सारे आरएसएस के लोग हैं कि जो टेररिज्म में भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी आरएसएस के अलग अलग संगठनों का नाम टेररिज्म में आ जाता है। तो क्या वो बचे हुए लोग भी सारे टेररिस्ट है? नहीं है। कोई कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके की बहस कोर्ट में हुई, हालांकि आरएसएस का मेंशन नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके का बहस वहां पर हुआ। तो ये माओइस्ट आइडियोलॉजी बाहर से अलग अलग देशों से वो लेके आए, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है जो एनआईए दावा कर रही थी। तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसमिस कर दिया एनआईए का दावा कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े ये सीपीआई बैन ग्रुप के मेंबर है, या टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर है, या उनकी टेररिस्ट एक्टिविटी से कोई संबंध है, सब ये रिजेक्ट कर दिया। तो दूसरा जो और एक मैटर आया उनके सामने कि जो विटनेस थे, एक विटनेस ने कहा था कि वो वो सीपीआई माओइस्ट का डिवीजन सेक्रेटरी होने के नाते, उसने वो विटनेस बोला था कि डॉक्टर तेलतुंबड़े ये सीपीआई एम और दलित आंदोलनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए साथियों, यहाँ पर कितनी बड़ी ये साजिश है। दलित आंदोलन को ये माओइस्ट टेररिस्ट और मूवमेंट्स के साथ जोड़ने की ये एनआईए की कोशिश है। एनआईए को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी है? बीजेपी आरएसएस की। तो दलित आंदोलन को, संविधानवादी आंदोलन को सीधा टेररिज्म से कनेक्ट करने का ही ये षड्यंत्र है, साजिश है। तो कोर्ट ने इसमें कहा है
कि ये जो सीपीआई-एम के साथ जो एसोसिएशन आप बता रहे हो, या कि इनका मेंबरशिप है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये मेंबरशिप होना मतलब वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। आप इसमें सेक्शन 38 39 लगा सकते हैं, नॉट सेक्शन 15 जो टेररिस्ट एक्ट के संबंध में है। सो 38 39 में ये अलाउड है कि भाई ये मेंबरशिप है इनकी, या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज है उनके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये खुद टेररिज्म का एक्ट कर रहे हैं, इसके लिए जो सेक्शन 15 है ये नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी ये बात कि ये जो विटनेस बोल रहा है कि ये सीपीआई-एम और दलित मूवमेंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोलने वाले विटनेस ने डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को कभी भी नहीं देखा है। उसने देखा ही नहीं है कि ये कोई मेंबर ऑफ सीपीआई-एम के साथ में है या सीपीआई-एम के प्रोग्राम में है। ये सिर्फ दावा कर रहा है कोर्ट में, उसको प्रूफ कुछ नहीं है। दूसरा जो विटनेस है, उसने कहा था कि मिलिंद तेलतुंबड़े जो सीपीआईएम बैन ग्रुप का मेंबर था और ये माओइस्ट था, इसको एनकाउंटर में मार दिया या कोई एक्शन में मार दिया पुलिस ने। तो ये डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े का भाई था। तो ये सेकंड विटनेस जो बोलता है कि मैंने उनको जब आनंद तेलतुंबड़े और मिलिंद तेलतुंबड़े मिले थे, तो ये जो सेकंड विटनेस है, इसने ये दावा किया था कोर्ट में कि मिलिंद तेलतुंबड़े जो माओइस्ट सीपीआईएम ग्रुप का मेंबर था, इसको पुलिस ने एक ऑपरेशन में शूट कर दिया महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके में। तो वो मिलिंद तेलतुंबड़े की डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े के साथ मुलाकात हुई थी, ऐसा उन्होंने एक बोला। लेकिन कोर्ट ने फिर उसको जब डिटेल में पूछा तो ये विटनेस ने ये देखा नहीं था, वो सिर्फ दावा कर रहा था। जब उसको पूछा गया कि भाई कहाँ पे मिले, तुमने देखा क्या, तो वो सिर्फ कही सुनी बात पर बात कर रहा था कि ये मिले थे। तो कोर्ट ने ये भी डिसमिस कर दिया। और तीसरा जो विटनेस है कि उसने दावा किया था कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जब फिलीपींस, पेरू, टर्की इन देशों में गए एकेडमिक विजिट्स के लिए, तो उन्होंने वहां से माओइस्ट लिटरेचर और माओइस्ट वीडियोस सीपीआईएम से रिलेटेड उनके मेंबर्स के ट्रेनिंग के लिए वहां से इंपोर्ट किए, अपने साथ में लेके आए। तो यहाँ पे डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े ने ऑब्वियसली ये डिनाई किया, क्योंकि इन देशों में वो गए ही नहीं थे। तो ये तो अगर जाते तो पासपोर्ट पे स्टैंप लगते हैं, आपके इमिग्रेशन में इसकी नोट डाउन किया जाता है, तो ये है ही नहीं वहां पर। तो ये सिर्फ एनआईए ने ऐसा आदमी खड़ा कर दिया, मतलब ये तो मूर्खता हो गई एनआईए की कि वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि जिसका एविडेंस ही नहीं हो सकता है। अगर वो गए ही नहीं है तो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो एविडेंस। तो ये बिल्कुल मूर्खता भरी है। पता नहीं एनआईए को कौन कंट्रोल कर रहा है और इन लोगों को दबा के रखा है जेल में। तो कोर्ट ने कहा है कि एनआईए ने ऐसा कोई भी मटेरियल लिटरेचर जो माओइस्ट आइडियोलॉजी डॉक्टर तेलतुंबड़े बाहर से लेके आए, इसका कोई एविडेंस एनआईए सामने नहीं ला सकी है, तो ये दावा उनका खारिज कर दिया। तो एनआईए का और एक जो षड्यंत्र था कि जिन्होंने सीपीआईएम को एल्गार परिषद से जोड़कर, एल्गार परिषद के माध्यम से ये अपनी कॉन्स्पिरसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं टेररिज्म का, ऐसा जो दावा किया था वो दावा भी खारिज हो गया। तो इस केस में उन्होंने जो कहा है कि डॉक्टर तेलतुंबड़े ये सीपीआईएम के सदस्य है, तो इसके सदस्य हुए हैं, इसका मतलब उनको बेल नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं साबित होता है। क्योंकि सिर्फ टेररिस्ट गैंग का सदस्य होना काफी नहीं है उसको सजा देने के लिए, उसको जीवन भर सजा देने के लिए या उसको फांसी की सजा देने के लिए जो आप बोल रहे हैं सेक्शन 15 के अंडर, वो काफी नहीं है। उसके लिए टेररिस्ट एक्ट करना जरूरी है, उसको एक्टिवली सपोर्ट करना, उसके लिए फंड रेजिंग करना या उसके लिए उकसाना या खुद वो टेररिस्ट का एक्ट में इन्वॉल्व होना। तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है आपके पास, आप सिर्फ ये दावा कर रहे हो कि ये सीपीआईएम के मेंबर है। तो साथियों, मैंने इसमें कुछ डिटेल में जानकारी, कुछ करीबी लोग जो है डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े के, उनसे जानकारी ली। तो एक्चुअल में फैक्ट क्या है
कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े ये सीपीआईएम के मेंबर है ही नहीं। वो मेंबर है सीपीडीआर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के। और ये सीपीडीआर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें महाराष्ट्र के काफी सारे बड़े बड़े नाम, विजय तेंदुलकर जैसे लोगों का नाम है, ये फाउंडर मेंबर थे। और ये सिविल राइट्स के लोगों के हक के लिए आवाज उठाने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या, और ये इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का सीपीआईएम ये पॉलिटिकल जो विंग था और बाद में बैन हो गया, उससे कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है, संबंध इसका नहीं है। और अगर एनआईए इनका संबंध जोड़ती है सीपीडीआर को सीपीआईएम का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में बताती है, तो ये बचपना है साथियों। क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये कोई भी बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि बट ये बातें बाहर नहीं आ रही है, लोगों के सामने नहीं आ रही है कि एनआईए सीपीडीआर मेंबरशिप को माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप बताकर कोर्ट में दावा कर रही है और उनको बेल देने से रोक रही है। ये बात अगर बाहर आती है तो लोग हंसेंगे इस पर, और यह बात बाहर आ रही है तो लोगों को किस तरीके से झूठ मूठ के आरोप लगाकर एविडेंस जमा कर कर जेल में डाल दिया जा रहा है। उनके ऊपर यूएपीए, देशद्रोह, आतंकवाद, इस तरीके के आरोप लगाकर उनके खिलाफ एविडेंसेस जमा कर, जिनको कोर्ट स्टैंड भी नहीं होने दे रहा है, ऐसे एविडेंसेस लगाकर उनको 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जेल में सड़ाया जा रहा है। तो कोर्ट ने ये सब ऑब्जर्वेशंस किए हैं और उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप जो दावा भी कर रहे हो कि ये सीपीआईएम के मेंबर है, तो ये काफी नहीं है कि उनको बेल न दी जाए और इनको इस तरीके का उन पर केस चलाया जाए कि उनको फांसी हो जाए या उम्र कैद की सजा हो जाए। ये काफी नहीं है, सेक्शन 15, 16, 18 ये नहीं लागू होते, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। तो ये अगर संबंधित भी है सीपीआईएम से, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, टेररिस्ट ऑफेंस नहीं है, उसके लिए आप अलग सेक्शन लगा सकते हो। उसके लिए सेक्शन 13 है, 38 है, 39 है, ये लगा सकते हो यूएपीए के, ना कि सेक्शन 15, 16, 18। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो सीपीआईएम जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीपीआई की एम जो ऑर्गेनाइजेशन माओइस्ट, उसका और सीपीडीआर का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। और एनआईए वो संबंध जोड़कर कुछ विटनेसेस खड़े कर कर और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देकर कि जो साबित ही नहीं करते, अगर ये कोई जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाए तो उनको एक ही दिन में बेल मिल जाए, इस तरीके के ये डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस है और दावे हैं एनआईए के। तो साथियों, ये क्यों चल रहा है हमारे देश में? क्यों दलित की आवाज उठाने वाले, आदिवासी की आवाज उठाने वाले फादर स्टैन स्वामी जैसे लोग, संविधान की बात करने वाले, समता की बात करने वाले लोगों को इस तरीके से जेल में क्यों सड़ाया जा रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। और ये केंद्र और राज्य में जब भाजपा की सरकार है, आरएसएस की, तब हो रहा है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए और हम कोर्ट से, न्याय देवता से आशा करेंगे कि फादर स्टैन स्वामी तो चल बसे हैं, लेकिन अब उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन आर्सेनल, जो अमेरिकन फोरेंसिक एविडेंस की कंपनी है, उनसे आया है कि इनके कंप्यूटर में और डिवाइसेस में सब प्लांट किया गया था, षड्यंत्र किया गया था। और बाकी 2 लोग जो आज भी जेल में है, उनके बारे में भी ये पिछले साल रिपोर्ट आ चुकी है। सुधा मूर्ति को बाहर आने को परमिशन मिल गई है, बेल मिल गई है, और गौतम नवलखा अभी भी हाउस अरेस्ट में है। तो हम आशा करते हैं कि इन सारे लोगों को जल्दी से जल्दी इनके एविडेंस की इसी तरह चेकिंग की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, और आर्सेनल की जो रिपोर्ट है वो भी इनके साथ जोड़ दी जाए। और जिन जिन देशद्रोहियों ने, राष्ट्रद्रोहियों ने इस तरीके का षड्यंत्र किया है, उनको सामने लाया जाए और कोर्ट उनको एक्सपोज करे और उनको सजा दे। यही सही माने में न्याय होगा। नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा कि आपकी सरकार आई और आपके खिलाफ जो आवाज उठा रहे, आपको जो साथ नहीं देते, उनको आप इस तरीके के षड्यंत्र करके रच के जेल में सड़ाओ, उनको वही मार दो, उनकी आवाज बंद कर दो। ऐसे कितने सारे लोग आज जेल में बंद है। तो यह बंद होना चाहिए। इसलिए हमें इस तरीके की जो केसेस होती है, इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा फैलानी चाहिए लोगों में। आप अगर इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हो। जय हिंद साथियों।